दोस्तों आज जब मुझे दोपहर में पता चला सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कि ये अब नहीं रहे, तो यार ये रियलिटी में एक धक्का लगने वाली बात थी। ऐसा लगा कि मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो गया यार, इतना हष्ट पुष्ट, इतना हट्टा खट्टा बंदा। बेसिकली आप लोगों ने अभी देखा होगा नॉर्मली तरीके से अगर इंसान को, तो कितने सही तरीके से सारे जो भी अपने काम परफॉर्म कर रहा था, एक तरीके से बिल्कुल फिट बॉडी वाइज, और ऐसे इंसान को हार्ट अटैक आ जाना, तो यार ये काफ़ी बड़ी बात है। आज की डेट में हेल्थ जो है वो काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो कोशिश करो यार, ये जो हार्ट अटैक वगैरह होते हैं ये लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। आप लोगों का रहना सहना, खाना पीना, किस तरीके से आप लोग सोते उठते हो, ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। तो इस तरीके से अगर ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों की लपेट में आ जाती है, तो सोचिए नॉर्मल इंसान का क्या होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए। सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, जब एक सीरियल आया करता था बालिका वधू, तो एक फ्रेंड था मेरा, तो वो बेसिकली सीरियल में काफ़ी इंटरेस्ट रखा करता था। उसने बताया था कि यार सिद्धार्थ शुक्ला एक, मतलब ये नहीं बोला था सिद्धार्थ शुक्ला, इसका नाम था कुछ वहाँ पे उस पर्टिकुलर सीरियल में, आईएएस ऑफिसर बन गया है, बड़ा अच्छा सीरियल है। तो तब पहली बार पता चला। फिर यहाँ पर आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया जब बिग बॉस में विनर बन के आया। तो इतना अच्छा लाइफ का एक अच्छा खासा ग्राफ चल रहा था इंसान का, तो इस टाइम पर आकर इस तरीके की अनफॉर्चुनेट कंडीशन, ये रियलिटी में यार एक मतलब दिल को दहला देने वाली बात है। एक उभरता सितारा इंडस्ट्री का इस तरीके से छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना, और अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ आई, ये रियलिटी में एक तरीके से कहीं ना कहीं अंदर से दुख देने वाली न्यूज़ है जब इस तरीके की न्यूज़ सामने निकल कर आती है। तो मैं फिर से यही बोलूँगा यार, देखो इनकी आत्मा को शांति मिले, पर लेकिन उसी के साथ में अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का भी आप लोग ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यार यहाँ पर हेल्थ। अगर आप लोग इसको इस तरीके से इग्नोर करके चलोगे, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज होती हैं। तो जब यहाँ पर जो एक हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर, जब डिक्लेयर किया कि ही इज डेड, उस टाइम पर बोला गया कि ये लास्ट डिकेड में, पिछले एक दशक के अंदर में जो हार्ट की बीमारी है ये काफ़ी ज़्यादा सामने निकल कर आई है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा रहन सहन, खान पीन, सोना उठना, जिंदगी का जो व्यस्त होना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमेशा अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि वही बात फिर से बोलूँगा कि इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी जाएगा नहीं, और चला ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि यार जिंदगी ना, इसलिए बोलता हूँ, बहुत छोटी सी है, पता नहीं चलता है कब में हाथ में से फिसल जाती है। तो जितना अच्छे से एंजॉय करना है इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, सही से अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देते हुए, ठीक है। काफी प्यारा, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। काफी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये डिस्कशन देखना है। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि और भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, पर यहाँ पर पहले एक ओवरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है इंडियन रेलवे के बारे में। तो इंडियन रेलवे के द्वारा अभी बोला गया कि 102 के करीब वंदे भारत जो ट्रेन है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली मार्च, कब तक लॉन्च की जाएंगी आप लोगों को बताना है। मार्च का महीना होगा, उससे पहले पहले इसको ऑपरेट करने की बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को बताना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है पहले भी, जो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस, जिसको आप लोग बोलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका कुछ और नाम था। वो नाम आप लोग को बताना है क्या था। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, जो कि हमारी कंट्री में किस राज्य में लोकेटेड है, जिसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। यानी कि ये जो ट्रेन बनाई जा रही है, नॉर्मली ऐसे जो डब्बे हैं हम लोग बाहर से खरीदा करते थे, ऐसे जो भी हमारे ट्रेन के डब्बे, पर लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों ने ये इस तरीके जो कोच फैक्ट्री हैं, इस तरीके जो रेल के जो कोच हैं, जो डब्बे हैं, हमने अपने ही देश में बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इंडिजिनसली डेवलप ये ट्रेन बोल सकते हैं, इसलिए काफी एक गर्व की बात से बोलते थे कि हाँ हमारे द्वारा ये ट्रेन बनाई जा रही है। तो इसके बारे में बात है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ब्रह्मन मुंबई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसको बीएमसी बोलते हैं यहाँ पर, तो इसके द्वारा अभी रिसेंटली ड्राफ्ट तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया, जैसे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ऐसे इसका ड्राफ्ट आप लोग बोल सकते हैं खाका तैयार करना, जिसको बोला गया एमसीएपी। तो ये एमसीएपी क्या है, इसके तहत यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चैलेंज है उसको टैकल करेंगे, क्योंकि मुंबई में कई बार आप लोगों ने बाढ़ देखी होगी, कई सारे और इशू देखे होंगे, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो समझेंगे इसके बारे में काफी अच्छे से। नेक्स्ट बात की जा रही है बेसिकली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, जो कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 आप लोगों को देखने को मिलेगी, किस एरिया में, ये आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं कंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, कंट्री तो आप लोग बोल दोगे यूके है, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ यूके में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि लंदन है, ठीक है, इसी के साथ में ग्लासगो है, या फिर इसी के साथ में नॉर्थ आयरलैंड है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो कहां पर है। इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री यहाँ पर काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CA 27th जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसको यूपीयू बोला गया है, इसकी कांग्रेस की जो बैठक हुई अभी यहाँ पर, ये एबिजान में। तो एबिजान कहां पर ये लोकेटेड है, ये आप लोग को बताना है। इसका पर्टिकुलर जो एरिया के बारे में बताना है, इस कंट्री के बारे में बताना है कि कहां पर एक कंट्री जहां पर एबिजान है। चलिए इतना आप लोग बता दीजिए किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, कि एशिया में है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, इतना भी चलिए आप लोग बता दीजिए। यूरोप में तो नहीं, इतना मैं बता देता हूं, ठीक है। देखता हूं कौन कौन आंसर देता है।
लोकेशन कई बार देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ ली जाती है आप लोगों से, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। पहली बार हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर क्वालिटी वाइज और सेलिंग वाइज यहाँ पर पास कर चुका है थाईलैंड और ताइवान का प्रोडक्ट, और हमारी कंट्री में टॉप पर चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसके बारे में बहुत प्यारी प्यारी न्यूज आप लोगों को जानने को मिलेगी, समझेंगे तो एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। इंडिया के बारे में बात करें तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो जो चेयरमैन है यहाँ पर हम लोग, यानी कि जो आप आज के डेट में अगर आप लोगों से कोई पूछे यूएन के बारे में, तो हम लोग यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आज की डेट में। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में ये बात की जा रही है कि पर्टिकुलर हम लोग कब तक यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर पोस्ट पर रहने वाले हैं, जब यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अफगानिस्तान से रिलेटेड इशू है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो हम लोग क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों से पूछने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, कई सारी और भी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहां पर युक्त धारा पर्टिकुलर एक पोर्टल का मतलब एक ऐप आप लोग बोल सकते हैं, लॉन्च किया गया, ये आप लोग को बताना है। तो युक्त धारा के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। युक्त धारा क्या है, ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर लोकेशन एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, कई सारी और बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। आगे बात करें भुवन के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, जो जियो स्पेशल ये पर्टिकुलर एक आप लोग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, किसका प्लेटफॉर्म है ये आप लोग को बताना है, हमारी कंट्री में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, लेक्चर को टकटकी लगाकर देखना, तो लगभग 40 से 45 मिनट मेरे साथ में बने रहना, तो काफी आप लोग चीजें एंजॉय करेंगे, काफी कुछ नया आप लोग को जानने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। यहाँ पर कई बार ऐसी न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है, आप लोगों से अगर पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो आप लोग किसका नाम लोगे, बताइए जरा। अगर बात करें यहाँ पर स्काई स्क्रैपर डे जो है, यहाँ पर ये गगनचुंबी इमारत जो आज के दिन में धरती के ऊपर बनाई जा रही है, तो उसी के चलते जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं, उसको एनालिसिस करते हुए उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 सितंबर को। तो स्काई स्क्रैपर्स जो डे है, ये यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो भी बनाई जाती है, जो गगनचुंबी इमारत आप लोग बोलते हैं, तो इंसान की एक एबिलिटी बन चुकी है ऐसी इमारत बनाने की, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने की। तो ये इंडस्ट्रियल जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एक मास्टरपीस बोल सकते हैं। वो नहीं कहते कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना देना, बुर्ज खलीफा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इस तरीके की इमारतें खड़ी कर देना, तो कहीं ना कहीं ये अप्रिशिएट करने लायक मूव बनता है। तो उसी को ये सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग शॉर्ट न्यूज देखेंगे, उसके बाद में हम लोग लॉन्ग न्यूज देखेंगे, और वीडियो के एंड में आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी करना है, तो पूरा लेक्चर देखकर जाया कीजिए। कई सारे बच्चे जो रहते हैं जैसे ही न्यूज खत्म होती है निकल लेते हैं। देखिए रिवीजन जब तक आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप लोग हमेशा दिक्कत में रहेंगे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिकली अगर न्यूज बस सुननी है बस ऐसे ही नॉर्मली नॉलेज के लिए, तो अलग बात है, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम क्लियर करना है, तो दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो समझेंगे, आइए एक एक कर सबसे पहले शॉर्ट न्यूज देखते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है चाइना के बारे में। चाइना के अंदर अभी बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। चाइना के अंदर जो बोला गया है वो बोला गया है कि आज की डेट में जो भी बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ऑनलाइन गेम्स खेलना एक लत की तरीके से होता है, तो उस लत को रोकने की बात की जा रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय तक इंसान को अपनी चपेट में लिए रखती है। तो चाइनीज रेगुलेटर जो है उनके द्वारा बात की जा रही है, अभी कई सारे जो इस तरीके से जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए डिफाइन कर दिया गया है कि अभी इस टाइम तक ही आप लोग इसको खेल पाएंगे अगर ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं। और खासकर किसके लिए, 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली रेगुलेट या फिर डिसिप्लिन कर सकते हैं आप लोग, बोलने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो गेम प्ले कब कर सकते हैं वो, यहाँ पर कुछ डे डिसाइड कर दिए गए हैं, और यहाँ पर डे के साथ में घंटे भी डिसाइड कर दिए गए हैं। तो ये काफी बड़ी बात है, हमारे देश में कोई ऐसा करेगा तो बहुत हाउल्ला हो जाएगा। पर लेकिन चाइना के अंदर आप लोगों को पता है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने ओलंपिक देखे, पैरा ओलंपिक देखे, परफॉर्मेंस देखी चाइना की, तो काफी ज्यादा डिसिप्लिन में वहां पर लोगों को रखा जाता है कई सारे तरीके से, और कहीं ना कहीं देखिए काम भी आता है, इसका रिजल्ट भी आता है। चाइनीज रेगुलेटर जो है उनके द्वारा अभी यहाँ पर 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए 1 घंटा बेसिकली यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हैं, फ्राइडे में, वीकेंड में या फिर हॉलिडे में। ये जो 1 घंटा रहेगा यहाँ पर, इसमें खासकर ये गेम खेल सकते हैं, वरना एक एडिक्शन जो बन जाता था अब उससे लोगों को निजात मिल पाएगी। ये कैसे होगा, जो भी यहाँ पर कंपनी है जो ऑनलाइन गेम प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, उन पर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यहाँ पर लाई गई है, और नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया। बोला गया कि 18 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं वो ओनली 8 से लेके 9 बजे तक लोकल टाइम जो भी चाइना के अंदर होगा उसमें गेम प्ले कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को यहाँ पर रोक दिया गया है कि
कि वो इसके अलावा और कभी भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएगी। अगर सर्विस प्रोवाइड कराएगी तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन लगेगा, एक सिस्टम के तहत आप लोगों का नाम वेरीफाइड किया जाएगा, प्रॉपर सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको प्रॉपर रेगुलेट किया जा रहा है। इसी के साथ में चाइना में पहले अगर देखा जाए तो 3 घंटे यहां पर बेसिकली इसको अलाउ किया जाता था, ठीक है, ऑन हॉलीडे, और नॉर्मल दिन में यहां पर लगभग 1.5 घंटे अलाउ किया जाता था। तो अभी क्या कर दिया गया है, नॉर्मल दिन में तो इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। फ्राइडे में आप लोग खेल सकते हैं शाम को 1 घंटा, इसी के साथ में आप लोग वीकेंड में, संडे सैटरडे में और हॉलीडे के दिन खेल सकते हैं। यानी कि पूरे वीक में जो अवेलेबल रहता था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर ओनली अब ये 1 घंटा कर दिया गया। पहले ये नॉर्मल डेज में जो था यहाँ पर ये हॉलीडे में था 3 घंटे और नॉर्मल डेज में था 1.5 घंटे। ये मैं न्यूज आप लोगों को देखिए, वैसे तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर डिसिप्लिन करना है बच्चों को, खासकर अच्छे से इफेक्टिव आप लोगों को ऐसी फालतू की आदतों से अगर बच्चों को बचाना है बेसिकली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप बोल सकते हैं। पर लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर ये बोलूंगा कि अगर सोचिए अपनी कंट्री के अंदर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो आप लोगों को कैसा लगेगा, क्या आप लोग उस चीज को डिसिप्लिन में ला पाएंगे? अगर ये छोड़ दीजिए कंट्री ऐसा कुछ कर रही है, हम मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं आप लोगों को खुद को डिसिप्लिन करना है कि आप लोगों को अगर गेम खेलना है, टाइम पास करना है, तो आप लोगों को वीक में फ्राइडे या फिर वीकेंड में या फिर हॉलीडे में आप लोग टाइम पास कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करके चलना है। जैसे बोलूं कि मूवी देखनी है तो वीकेंड में आप लोग एक मूवी देख लेंगे तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक ढंग की मूवी देख लीजिए जो भी आप लोगों को अच्छा फील कराती है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर पता चला 7 दिन आप लोग मूवी देखने बैठ के, तो वो सही तरीका नहीं होता है। तो एक तरीके से जो न्यूज मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो है कि एक तरीके से अपने आप को, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आना, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर रियलिटी में आप लोग रिजल्ट चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द लाइफ। अगर आप लोग चाहते हैं रियलिटी में ये आगे तक भी, सोना और उठने का टाइम फिक्स कर देना, हालांकि मुझे बोलने का हक नहीं है क्योंकि मेरा काफी हेफेजट हो जाता है जब खासकर जो मंथली वीडियो आती है या फिर जो भी इस तरह की वीडियो आती है, जो भी मैंने अभी अपलोड की थी ईयरली वीडियो, तो कई बार और भी रीजन बन जाते हैं। पर लेकिन कोशिश मैं करता हूं कि किसी न किसी तरीके की चीजों को फिक्स रखा जाए। मेरा सोने का टाइम फिक्स नहीं रहता है कई बार, पर उठने का टाइम मेरा मैक्सिमम टाइम 99% फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं उठाऊंगा तो सुबह वीडियो नहीं आएगी फिर आप लोग हिंदू न्यूज पेपर की, ठीक है, तो वो रहता है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन रखिए खासकर, ताकि आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकें। और जरूरी भी है यार ये, ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये जरूरी है जिसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर बीएमसी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ये है बृहन मुंबई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो जैसे यहाँ पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे अलग अलग एरिया में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसके बारे में बात की जाती है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो उसके चलते हमारी कंट्री में क्या आया था, पंचायत आई थी। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसके चलते हमारी कंट्री में म्युनिसिपैलिटी आई थी। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप लोग इनको बोल सकते हैं, ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने वाली बात बोल सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर जो भी काम होते हैं, मान लीजिए कल को चलकर ग्राउंड लेवल पे साफ सफाई रखनी है, पानी की अवेलेबिलिटी वहां पर होनी चाहिए, ठीक है, पार्क वगैरह को कैसे मेंटेन रखना है, गंदा नहीं वहां पर होना चाहिए, तो ये सारे काम म्युनिसिपल के होते हैं, म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन रहती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है मुंबई के अंदर, जब कई बार बाढ़ आ जाती है, तो उसी के लिए यहाँ पर चीजें तैयार की गई है। तो यहाँ पर मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते क्या करना है, एक तो जो वेस्ट होता है, जैसे कि बारिश आएगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कचरा कूड़ा कई जगह भर जाता है, तो उस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है वो जरूरी है। यानी कि पता चला नालियों में जहां पर पानी निकलना चाहिए वहां पर पॉलीथीन अड़ी पड़ी है, वो नहीं होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, यहां पर अगर अर्बन एरिया में ग्रीनरी होगी, यानी कि पेड़ पौधे अच्छे तरीके से होने चाहिए, वो होना चाहिए। फ्लड और वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट चीजें होनी चाहिए, एयर क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये टोटल मिलाकर 6 फोकस एरिया इनके द्वारा बताए गए हैं। यानी कि जो ये यहाँ पर पर्टिकुलर मुंबई जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसके बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम मुंबई फेस कर रही है, तो उसके चलते इनके द्वारा रिसेंटली अभी वेबसाइट पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लॉन्च की गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया। तो यहाँ पर एक तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट विद मिटिगेशन और एडेप्शन स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी होने से पहले उसका इलाज कर लो, तो ऐसी बातें की जा रही है। तो कल को अगर चल के जो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है 6 एरिया में। सस्टेनेबल, एक तो वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, अर्बन ग्रीनिंग यानी कि अच्छे खासे पेड़ लगाने चाहिए, अर्बन फ्लड कैसे रोकनी है, वाटर को रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी कैसे एफिशिएंसी की यूज करनी है, एयर क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, सस्टेनेबल मोबिलिटी यानी कि जो भी आप लोग गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब चीजें चलाते हो वो एनर्जी सस्टेनेबल होनी चाहिए कहीं ना कहीं एक तरीके से। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज कर सकते हो और भी बेटर है, ठीक है। तो ये जो प्लान है ये बेसिकली इनके द्वारा बोला जा रहा है कि नवंबर में आप लोगों को पता है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ये कहां पर होने वाली है, ये होगी ग्लासगो के अंदर, ठीक है।
तो ये स्कॉटलैंड में ग्लासगो के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कई सारी और एक्स्ट्रा बातें मैं आप लोग यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। क्या है इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, जो अभी ये बेसिकली एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम रेन देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते अभी यहाँ पर जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WRI बोलते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा भी बोला गया कि मुंबई जो है वो काफी वनरेबल कैटेगरी में आती है। और हमारी कंट्री से रिलेटेड जब यहाँ पर IPCC इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो इसमें बोला गया हमारी कंट्री की 12 सिटी ऐसी हैं जो कि कोस्टल एरिया में है और उनको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। यानी कि जो हमारी कंट्री का जो नक्शा है, मैप है, उसमें जब आप लोग जाकर यहाँ पर मुंबई को देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो मुंबई है वो कोस्टल एरिया में आती है। तो कोस्टल वाले एरिया में कल को अगर पानी का लेवल बढ़ता है और कल को और कोई दिक्कत आती है तो ये बोला गया कि आने वाले टाइम में 0.1 मीटर से लेकर ये लगभग 0.3 मीटर तक ये जो एरिया है इसका कोस्टल एरिया वो डूबता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी यहाँ पर जो कोस्टल एरिया का नजारा लेते हैं ना, वो सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में दिक्कत में देखने को मिलने वाली है। तो उसी के चलते यहाँ पर चीजों को फोकस किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि जो C40 सिटी होती है उसके अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो मुंबई जो है C40 सिटी का भी पार्ट है। तो C40 सिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कई बार न्यूज में आ चुका है रिसेंटली, अभी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं C40 सिटी में टोटल मिलाकर इंडिया की कितनी सिटी है, तो इंडिया की टोटल मिलाकर 6 सिटी है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया और दिल्ली हो गया। तो याद रखिएगा C40 सिटी में इंडिया की जो है वो टोटल मिलाकर 6 सिटी है। तो क्या C40 सिटी में यहां पर टोटल मिलाकर 40 सिटी है? नहीं, पहले यहां पर 40 सिटी हुआ करते थे, पर लेकिन अभी यहां पर 97 सिटी हो गए हैं C40 सिटी के अंदर में। ये जो C40 सिटी है इसका हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलेगा लंदन, यूके के अंदर में। ये क्लाइमेट चेंज पर फोकस करते हैं। इसको 2005 में फाउंड किया गया था और ये ऐसा रहता है कि जो बड़ी बड़ी सिटी है क्लाइमेट चेंज से कैसे रेजिलिएंट उनको बना सकते हैं, इनके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि मैक्सिमम जनता आज के में आप लोगों को सिटी में रहती हुई नजर आएगी। तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश इसके थ्रू की जाती है। इसके चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, और यहां पर जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो है वो फाउंडिंग पार्टनर थे इसके। डेनमार्क की जो कैपिटल है यहाँ पर C40 सिटी जो है, ठीक है, तो उसके चलते जो इनिशिएटिव था वहां पर कोलकाता को भी यहां पर बेसिकली ग्रीन मोबिलिटी का अवार्ड इसके अंदर दिया गया था। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है बेसिकली क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप आप लोग इनको बोल सकते हैं। नाम चेंज इनके द्वारा नहीं किया गया, नाम वही रहा C40, क्योंकि सिटी तो जुड़ती चलेगी, पर जो नाम रखा गया वो नाम इनके द्वारा फिक्स कर दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देंगे कि C40 सिटी में टोटल 40 सिटीज आती हैं। ठीक है, तो आप लोग तुरंत बोलोगे हाँ बिल्कुल लग तो सही रहा है, अगर कभी सुना नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले खासकर यूपीएससी में, तो बिल्कुल एकदम वो नहीं कहते कान खड़े कर लेना कि कितना अच्छा हो सकता है यहाँ पर ये, क्योंकि यूपीएससी बड़ा गेम प्ले करती है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आया होगा। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज नंबर 3। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है इंडियन रॉयल जेली के बारे में। आप लोगों से अगर मैं पूछूं थोड़ा सा, क्या आप लोगों को पता है कि रॉयल जेली में और शहद में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉर्मली रॉयल जेली जो होती है और जो शहद होता है उसमें डिफरेंस बोला जाए तो जो शहद होता है वो लाइट रेडिश कलर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, डार्क ब्राउन कलर में भी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि फूल कैसा है जिससे वो शहद निकाला गया है। पर लेकिन जो रॉयल जेली होती है यहाँ पर ये बेसिकली व्हाइट, आप लोगों को मिल्की व्हाइट कलर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बोला जाए तो शहद तो मीठा होता है, पर लेकिन ये आप लोगों को बेसिकली एक कड़वा आप लोग बोल सकते हैं कि देखने में लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पर कड़वा बोलेंगे खट्टा बोलेंगे, इसमें मुझे कई बार कंफ्यूजन रहता है, मतलब इंग्लिश में सोर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, तो जो यूज है यहाँ पर इसके बारे में तो आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली शहद का तो आप लोग यूज जानते हैं, पर लेकिन रॉयल जेली जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यूज आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात करूंगा अभी। तो यहाँ पर नॉर्मली जो नॉर्मल मक्खी होती है वो शहद बनाती है, पर रॉयल जेली में काफी बड़ा जो हाथ रहता है वो क्वीन जो मधुमक्खी रहती है उसका बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली ये किस लिए होता है, तो यहाँ पर ये फूड होता है। जो क्वीन बी होती है उसका जो लार्वा होता है उसका फूड होता है, यानी कि जो क्वीन यानी कि मधुमक्खी जो रानी होती है उसके बच्चे का खाना होता है बेसिकली। तो शाही खाना रहेगा इसका। जबकि जो वर्कर्स भी होती हैं उनके लिए जो बेसिकली आप लोगों को अलग फूड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि शाही एक परिवार आप लोगों को देखने को मिलेगा मधुमक्खियों के अंदर भी, तो इसलिए इसका नाम रॉयल जेली रखा गया है। तो रॉयल जेली जो है ये अभी हमारी कंट्री में अब तक सबसे ज्यादा टॉप पर हुआ करती थी थाईलैंड और ताइवान की, उसको सरपास करके अब हमारी कंट्री टॉप पर आ गई है रॉयल जेली की क्वालिटी में, चीजों को एक्सपोर्ट करने में और प्रोड्यूस करने में। हमारी कंट्री में अगर बात करें रॉयल जेली के बारे में, ये अभी रिसेंटली इतना ज्यादा न्यूज में क्यों यार, फायदा क्या है इसका रॉयल जेली का वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगर इसको बेचा जा रहा है तो मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट तो होगी ना, इसलिए इसको बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी बड़ा एक गुड़ एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये एक तरीके से आप लोगों की जो सेल होती है ना बॉडी के अंदर में, ठीक है,
तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करता है सेल को अगेंस्ट द फ्री रेडिकल, जो भी फ्री रेडिकल जो गलत तत्व कोई आते हैं, खासकर अगर आगे चले बात हम लोग, तो जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गई, कैंसर से रिलेटेड डिसीज हो गया, कोई सी और बीमारी होगी, तो वो हमारी बॉडी पर जो इंपैक्ट डालती है उसको रोकने का काम करता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो उसको एंटीऑक्सीडेंट आप लोग बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप लोग आज के डेट में तंबाकू, दारू या फिर बीड़ी, सिगरेट इन सब चीजों का यूज करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, और गुड ऑक्सीडेंट जो एंटीऑक्सीडेंट जो रहते हैं वो उन चीजों को भी बेसिकली थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर वुमेन यानी कि जो महिलाओं के अंदर जो फर्टिलिटी का इशू है, जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, कई सारी शादी के बाद भी कई साल लग जाती हैं, तो वो काफी बड़ा फर्टिलिटी का इशू आज के डेट में देखने को मिलता है, जिसके चलते आज के डेट में काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो उसके भी यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में अगर बात करें, ये काफी सारे हेल्थ बेनिफिट भी है इंडियन रॉयल जेली के, जो कि ISO सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा इसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया था कि हाँ हमारी कंट्री में सही है और आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछे कि हमारी कंट्री में अगर FSSAI के बारे में, तो ये क्या काम करता है, तो फूड से रिलेटेड यहाँ पर जो भी बातें होती हैं उसको कैसे सिक्योर रखना है उसके बारे में बातें करता है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर पूछ ले जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आप लोग को देखने को मिलती है। और कौन है आज के डेट में इसके मिनिस्टर, वो आप लोग को बताना है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जब पार्लियामेंट में एक्ट पास करके कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये 2006 में बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट लाया गया था 2006 में, उसके बेस पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। रीता तेवतिया जो है वो आज के डेट में इसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो खाने का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर ये बताता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, पुणे बेस रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये काफी हेल्दी है हमारी कंट्री की रॉयल जेली। और यहाँ पर ये आप लोगों को बेसिकली व्हाइट या फिर थोड़ा सा ये येलोइश टेक्सचर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पर वाटर कंटेंट रहता है लगभग 60 से 70%। इसी के साथ में लिपिड्स, ठीक है, LIPIDs, तो ये बेसिकली आप लोगों को 1 से 10% देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टर्म थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी मुझे, तो लगा इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। एक तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के आप लोगों को देखने को मिलेगा बने होते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स होते हैं स्ट्रक्चर जो कि एक तरीके से जो सेल है उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मिनरल्स जो होते हैं इसके अंदर ये आप लोगों को 0.8 से 3% तक देखने को मिलेंगे। प्रोटीन की कंटेंट इसमें 9 से लेके 18% तक, शुगर 7% और दूसरे और कई सारे एलिमेंट रहते हैं। यानी कि सारी हेल्दी चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। परफेक्ट टाइम क्या होता है, रॉयल जेली को निकालने का जो छत्ता होता है उसके अंदर से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, परफेक्ट टाइम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम अमाउंट में जब ये निकलती है, तो जो लार्वा होता है वो जब लगभग 5 दिन का हो जाता है तब आप लोगों को बोला जाता है कि यहाँ पर तब आप लोग इसको निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। मधुमक्खी आज के में आप लोगों ने देखा होगा, ये कई बार मधुमक्खी पालन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको भी पार्ट बनाया जाता है आज के में जब आप लोग बात करते हैं एलाइड एक्टिविटीज का। खासकर किसानों के लिए ये सजेस्ट भी किया जाता है कि मधुमक्खी पालन भी अलग से यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप के माइंड में क्लैरिटी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसको लेकर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, ये है वंदे भारत ट्रेन के बारे में। याद रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन ये वही ट्रेन है जिसको पहले ट्रेन 18 बोला गया था। तो 18 महीने के अंदर इसको तैयार करने का टारगेट रखा गया था, तो द ट्रेन 18 इसका नाम रख दिया। फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया वंदे भारत ट्रेन। तो अभी बोला गया कि लगभग 102 इसके नए जो बेसिकली इसको ऑपरेट की जाएगी, लगभग 102 ट्रेन, ये मार्च 2024 तक का, आखिर मार्च 2024 टारगेट को रखा है, क्योंकि इसके बाद में फिर देश के अंदर आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो तब तक का टारगेट रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी जब हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दी गई, अगर आप लोगों ने वो स्पीच सुनी होगी, तो इसमें 75 वंदे भारत ट्रेन बेसिकली बोला गया था कि 75 जो एनिवर्सरी है आजादी की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए देखने को मिलेगी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी हमारी कंट्री में अभी टोटल मिलाकर 58 रैक्स और लगभग 16 जो कोचेज आज इनके अंदर देखने को मिलेंगे, उसके अंदर काम चल रहा है, टेंडर उसका निकल के आया ऑलरेडी 44 यहां पर जिनके ऊपर काम चल रहा है। ट्रेन 18 ये जो है इसमें ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चल रही है। तो कोई पूछ लेगी कहां पर ये ट्रेन 18 बनाई जा रही है, तो याद रखना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है यहाँ पर हमारी कंट्री में, चेन्नई के अंदर यानी कि तमिलनाडु के अंदर, वहां पर ये ट्रेन बनाई जाती है, इसके जब डब्बे बेसिकली बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी कंट्री की एक ऐसी ट्रेन है जो कि हमारी कंट्री के द्वारा बनाई जा रही है, इसको आप लोग बोल सकते हैं सेमी हाई स्पीड। सेमी हाई स्पीड मतलब लगभग 160 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये ट्रेन जो है वो आप लोगों को दौड़ती नजर आएगी। और यहां पर ये एक मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट हमारी कंट्री में, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के अगर बारे में पूछा आप लोगों से, तो मेक इन इंडिया के बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आप लोगों के लिए आ जाता है, तो मेक इन इंडिया मिशन जो हमारी कंट्री में लाया गया था, तो उसका एक सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में।
कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दी, तो बल्कि कोई डाउट हो तो बताना जरूर। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, यहां पर कई बार पहले बता चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा। मेक इन इंडिया जो मिशन हमारी कंट्री में किस ईयर में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन यूएसए, तो इसी तरीके से मेड इन इंडिया को हम लोग ने मेक इन इंडिया बोला, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में बताइएगा कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ऐसी न्यूज क्या हो गया एक सेकंड, बेसिकली इसमें बात की जा रही है, एक मिनट, पानी पीते रहा करो अभी बीच बीच में, ठीक है। 1 घंटे के अंदर कोशिश करो कि 1 गिलास पानी पी लिया करो, मिनिमम 1 गिलास पानी पर आवर। तो इस तरीके से अगर आप लोग 12 गिलास पानी भी अगर पूरे दिन में पी लेते हो ना अपना बिना भूले हुए, तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी और अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती रहेगी, ठीक है। अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो हमारी कंट्री जो इलेक्ट की गई है यहाँ पर बेसिकली काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ पर 27th मीटिंग अभी देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो 27 मीटिंग देखने को मिली, कहाँ पर देखने को मिली, जो 27th मीटिंग तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बेसिकली ये यहाँ पर है कोट द आइवरी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जब आप लोग जाएंगे, इधर अपनी कंट्री देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन है। तो इसके बारे में आप लोग लोकेशन के बारे में याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैप में दिखा दूं, यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर होगी, थोड़ा सा अपनी कंट्री के रेफरेंस में अगर आप लोग देखोगे इसको, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ये पर्टिकुलर कंट्री, ओके। इसी के साथ में जहां पर ये बेसिकली मीटिंग हुई है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये अभिधान, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिली, जहां पर हमारी कंट्री जो है वो इसका पार्ट बन गया है। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए क्योंकि न्यूज में आ गया, तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो टोटल मिलाकर इंडिया जो है वो इलेक्ट किया गया यहाँ पर विद 106 वोट, 156 में से लगभग 106 के द्वारा हमारी कंट्री को सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पर पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल जो है यहाँ पर 27 यूनियन, ठीक है, तो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर ये इलेक्ट किया गया। यूनिवर्सल पोस्टल जो यूनियन है यहाँ पर ये स्टैब्लिश की गई थी ट्रीटी ऑफ बर्न। बर्न कहां पर है ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ठीक है। तो 1874 में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिली थी। स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन के अंदर में आज के डेट में, जो कि कोऑर्डिनेट करती है पोस्टल पॉलिसीज से रिलेटेड, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो भी पोस्टल सिस्टम है उसको सपोर्ट करने का ये काम करती है। इसी के साथ में ये 4 बॉडी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, जैसे काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पर इलेक्ट हुए। इसी के साथ में पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, इंटरनेशनल जो ब्यूरो है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है, तो जिसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है यहाँ पर टेलीमेटिक्स, इसी के साथ में मेल कैसे यहाँ पर सेंड करने, इंटरनेशनल लेवल पर अगर सर्विस प्रोवाइड करानी है तो वो देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर भी बर्न में है, स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और हम लोग इलेक्ट हो गए तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया, वरना इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस भी इंटरनेशनल बॉडी का पार्ट इंडिया है, उस इंटरनेशनल बॉडी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर जो अपना एक तरीके से दुख व्यक्त किया था, श्री यहाँ पर यह है बुद्धादेव गुहा, ठीक है। तो ये बुद्धादेव गुहा जो है यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट राइटर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली किस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड थे यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से मैच करने के लिए पूछ ले जाते हैं। तो बंगाली लैंग्वेज से यहाँ पर ये रिलेटेड थे। इनकी सीरीज थी जिसका नाम था यहाँ पर रिव्यू, ठीक है। तो RIVU ये सीरीज थी इनकी, जिसके ऊपर बुक भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड, ये बेसिकली एक तरीके से डेडिकेटेड थी इनके फ्रेंड के लिए। तो यहाँ पर इमेजिनरी कैरेक्टर एक्सप्लोर इनके द्वारा किया गया था इसमें, जो कि काफी फेमस भी हुई थी ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंदर इनको यहाँ पर यह आनंदा पुरस्कार जो कि बंगाल के अंदर देखने को मिलता है, वो भी इनको यहाँ पर मिला था। तो पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर आप लोगों से कई बार ऐसी न्यूज पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आगे चलते हैं, अब डिटेल में कुछ न्यूज जानेंगे। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, यह है तालिबान के बारे में। तो तालिबान के बारे में क्या न्यूज है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों के माइंड में। अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर मीटिंग चल रही है और हमारी कंट्री जो है उसको हेड करती है यहाँ पर, जो क्योंकि हमारी कंट्री एज ए चेयरपर्सन है। तो यूएन के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग कंट्री के, अभी यहाँ पर कई सारी उससे रिलेटेड बातें निकल कर आ रही है, तालिबान से रिलेटेड। कई बार ये बोले कि तालिबान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है, तालिबान के जो टॉप लीडर हैं उनको बेसिकली सैंक्शन से हटाकर उनको एक नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में लाया जा रहा है।
तो उसी के चलते यहाँ पर ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट अभी यहाँ पर नहीं है यूएन के अंदर में। ये यहाँ पर इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है यूएन सिक्योरिटी परमानेंट काउंसिल के मेंबर के द्वारा, यानी कि जो भी फेक न्यूज मार्केट में निकल कर आ रही है तो उसके बारे में इनको बस्ट करते हुए इनके द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बोला गया कि फ्यूचर में भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि अभी आने वाले टाइम में सितंबर में जो मीटिंग होगी यहाँ पर तालिबान सैंक्शन कमेटी से रिलेटेड, यहाँ पर उसमें रिजोल्यूशन है 1988 कमेटी भी बोला जाता है इसको, तालिबान सैंक्शन कमेटी बोलता है, कि उसमें यहाँ पर सैंक्शन हटाए जाएंगे सिराजुद्दीन हक्कानी या फिर यहाँ पर मुल्ला बरार, ठीक है, तो इनके ऊपर से यहाँ पर ये बेसिकली सैंक्शन हटाए जाएंगे। तो इसको भी इन्होंने बेसिकली खारिज कर दिया गया कि इसके ऊपर भी अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हमारी कंट्री की अध्यक्षता में लिया जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री फिलहाल लीडर है यहाँ पर, हमारी कंट्री चेयरपर्सन है यहाँ पर। तो इंडिया परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन यूएनपीआर ये यहाँ पर चेयरपर्सन है कमेटी। हम लोग यहाँ पर दिसंबर 2021 तक इसके चेयरपर्सन रहने वाले हैं। तो दिसंबर 2021 तक अगर तालिबान के लिए कोई भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा तो इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि कोई भी मीटिंग होनी है, कोई भी यहाँ पर स्क्रूटनी करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है तालिबान से लीडर से रिलेटेड, उनको डिलिस्ट करना है, कोई भी अगर ऐसा कोई भी अगर बात ऐसी कोई निकल के आएगी, ठीक है, तो उसमें इंडिया का काफी बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है, बीइंग ए चेयरपर्सन टू द दिस पर्टिकुलर कमिटी, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर अभी कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये निकल कर आ रहे हैं कि जो डिसीजन है यहाँ पर उसके ऊपर कि किस तरीके से क्या आने वाले टाइम में जो 14 तालिबानी मेंबर हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर भी अगर बैठक होती है तालिबान के 14 मेंबर ऐसे हैं जो कि जाकर बात करते हैं। मान लीजिए यूएसए के साथ में उनकी बात होनी है, ठीक है, मान लीजिए रशिया के साथ में उनकी बात होनी है, मान लीजिए इंडिया के साथ में उनकी बात होनी है, तो 14 ऐसे मेंबर हैं तालिबान के जिनको ट्रेवल में एक्सटेंशन मिला हुआ है, कहीं पर भी वो ट्रेवल कर सकते हैं, उनको पीस और शांति बनाए रखने के लिए वो कहीं पर भी जाकर बातें कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। तो ये 14 जो मेंबर हैं क्या उनको आगे आने वाले टाइम में उनको आगे जाना आना ये सब अलाउ किया जाएगा, इतना फ्रीली वो घूम सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अपनी कंट्री में तो देखिए घूम सकते हैं, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरीके से वो जाकर कहीं पर भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं? तो इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि तालिबान के लीडर भी उनको यहां पर ये सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, क्या क्या परमिशन उनको ट्रेवल से रिलेटेड, क्या क्या उनको जो फंड दिया जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा IMF के द्वारा फंड दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड दिया जाता है, अलग अलग कंट्री फंड देती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंड देती है, खासकर पोलियो प्रोग्राम जो अफगानिस्तान में चलाए जाते हैं। तो क्या वो फंड जो है अब जो अभी फ्रोजन कर दिए गए, इनके एक तरीके से उनको रोक दिया गया है, क्या आने वाले टाइम में तालिबान जो है वो उनको एक्सेस कर पाएगा? क्योंकि तालिबान के पास में बेसिकली फंड का कोई मुद्दा तो है नहीं आज के टाइम में अगर आप लोग बात करें, तो इसीलिए इसके बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से आप लोग इसको देखकर चलते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और जब हम लोग पैसों से रिलेटेड तालिबान के बारे में बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जरूर याद रखना। एक सेकंड ये टेलीग्राम पर मैंने पिक्चर भी शेयर की थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी। बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो बोलते हैं यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, और एक को बेसिकली यहाँ पर इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल इनको बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा यहाँ पर कौन कौन कंट्री, यहाँ पर ईरान आप लोग को देखने को मिलेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है यहाँ पर, बेसिकली ये होता है बर्मा, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली वो कंट्री है जहां पर आप लोगों को जो खासकर नशीले पदार्थ वगैरह यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है, तो फिर उनको बेचा जाता है। तो इसके चलते यहां से बोला जाता है ये पैसा लेकर आएंगे। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, अगर यहां से पैसा लेकर आते हैं तो बेसिकली अपनी कंट्री के लिए काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। अभी बात ये की जा रही है यहाँ पर बार बार कि पैसा कहां से लेकर आएंगे, जब यहाँ पर कोई इनको पैसा प्रोवाइड नहीं कराएगा, कंट्री में कोई इकोनॉमी तो चल नहीं रही है, तो उसके चलते क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान को अगर सर्वाइव करना है तो इंसानों की तरीके से काम करना पड़ेगा। वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी के हिसाब से अगर वो सोच रहे हैं तो उससे इनका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहां पर एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, दबदबा कर एक तरीके से हथियारों के बल पर उन्होंने वहां पर कब्जा किया है। तो काफी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो कमेटी है वो मिलेगी जब से तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया काबुल को। उसके बाद में यहाँ पर यूएस ट्रूप जो है यानी कि यूएसए की जो वहां से जो भी सेना थी उनको निकाल लिया गया। तो अभी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा परमानेंट 5 मेंबर के द्वारा। परमानेंट 5 मेंबर कौन है, इनको P5 भी बोलते हैं। ये वो मेंबर है जिनके पास में वीटो पावर होती है। वीटो पावर वो पावर होती है कि 5 में से अगर किसी ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, यानी कि पांचों का सहमत होना जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो 5 में से एक भी अगर असहमत होता है तो वो काम नहीं होगा। इसलिए कई बार बोला जाता है ये सही नहीं है, यहाँ पर परमानेंट जो वीटो पावर की जगह बेसिकली यहाँ पर मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 5 में से 3 जो बोल देंगे वो काम होना चाहिए। पर लेकिन ये इसमें चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ये यहाँ पर एक तरीके से नहीं गुंडली मारकर बैठे हुए हैं परमानेंट 5 मेंबर, इसको चेंज नहीं करने देते, रिफॉर्म नहीं करने देते हैं, ठीक है।
क्योंकि कौन अपने हाथ से पावर छोड़ना चाहेगा। परमानेंट 5 मेंबर में यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली तालिबान जो है उसका फ्यूचर किस तरीके से होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर में, उसके ऊपर डिसीजन लेकर चलेंगे यहाँ पर ये भी। तो इसके चलते कई सारे डिसीजन यहाँ पर ले जाएंगे। अगर आज के में बात करें तो आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान अभी यहाँ पर तालिबान के कंट्रोल में है, वरना पहले नॉर्मल कंट्री थी। तो इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बोलते थे। तालिबान ने कंट्रोल लिया, इसका नाम यहाँ पर बेसिकली इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इसका नाम चेंज कर दिया। इसका फ्लैग भी इनके द्वारा चेंज कर दिया गया। तो इसके चलते यहाँ पर ये इशू निकल कर आ रहा है कि जो एम्बेसडर है अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर यूएन के अंदर में अफगानिस्तान की साइड से, गुलाम यहाँ पर जिनका नाम है बेसिकली, इनका नाम भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, जिनका नाम है गुलाम ईसा करेज, ठीक है, करजाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन जो है अभी यहाँ पर ये जो अपॉइंट किया गया है, तो इसके चलते आने वाले टाइम में चीज देखने को मिलेगी कि किस तरीके से यूएन के अंदर में अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर फोर्सफुल तरीके से एक कंट्री को अपने कब्जे में लिया गया है, तो कैसे उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं डिसीजन क्या निकल कर आते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये एक नेशनल न्यूज है यहाँ पर, और यहाँ पर बात की जा रही है युक्त धारा के बारे में। युक्त धारा जो बेसिकली बात करेगी, ये जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेगी। जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के बारे में आप लोगों को पता चल जाए, उसके बारे में क्या क्या रिसोर्सेज वहां पर देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलर चीजों को लोकल एरिया में आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो उसके चलते युक्त धारा एक पर्टिकुलर पोर्टल है, पोर्टल का मतलब वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में समझने के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अगर यहां पर बात करें डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछी जाए तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा युक्त धारा को लॉन्च किया गया है। तो न्यू एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, उसके चलते रिमोट जो सेंसिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जियो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत यहां पर इंफॉर्मेशन को काउंट किया जाएगा, किस किस एरिया में कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया जाएगा। अब तक यहां पर हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर जो ऐप था उसके बारे में याद रखिएगा, उसको भुवन बोलते थे, ठीक है। तो भुवन ऐप यहां पर ये काम करता था। भुवन ऐप अगर पूछा जाए किसका था ये ऐप, तो ये था इसरो का बेसिकली। तो यहां पर ये ज्वाइंट एफर्ट था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली। तो अभी यहां पर अभी बात करें तो यहां पर इसरो और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो मिलकर काम करेंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली रूरल एरिया में कैसे प्लानिंग करनी है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे रूरल एरिया जो है ना, जो गांव वाला एरिया है, उसमें खासकर एक तरीके से कोशिश की जाती है, जब से हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, तो पंचायती राज सिस्टम के ऊपर भी पावर दी जाए, लोकल एरिया में क्या क्या प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है उनको भी यहां पर थोड़ा हक दिया जाए। तो उसी के चलते सारे जो काम है उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। तो भुवन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर बन जाता है, जिसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ जाए, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगर आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जियो टैगिंग के बारे में, और ये टैग कर देना किसी को पर्टिकुलर पर्सन को। आप लोगों ने जैसे देखा होगा फेसबुक वगैरह पे आप कई बार टैग कर देते हैं। तो यहाँ पर रिपोजिटरी जो है जो ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर एक तरीके से जियो टैगिंग क्रिएट किया जाएगा नेशनल रूरल डेवलपमेंट के तहत, जिसमें एमजी नरेगा, ठीक है। देखिए कई सारे प्रोग्राम है गांव वाले एरिया में डेवलपमेंट के लिए, तो कैसे यहाँ पर उनका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, क्या दिक्कत है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो एमजी नरेगा के बारे में मैंने बताया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि पानी को कैसे सेव करना है और कैसे एग्रीकल्चर में इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए उसको यूज करना है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है काफी ज्यादा। तो उसको चेक करेंगे। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिन एरिया में बारिश नहीं होती है उस एरिया में कैसे आप लोगों को बेसिकली पानी की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करानी है, कैसे चीजों को टैकल करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अलोंग विद जो फील्ड फोटोग्राफ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी इंप्लॉय को आप लोगों ने काम करते देखा है, आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर जो व्हाट्सएप यूज किया जाता है उनके द्वारा, कैसे अगर कहीं पर भी जैसे मान लीजिए पेड़ लगाने हैं तो उनको बोला जाएगा पेड़ जो उस एरिया के फोटो बेसिकली लेने हैं और उसको अपलोड कर देना है जो एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर, ताकि एज ए प्रूफ के तरीके से उसको रखा जा सके। तो एक प्रूफ करने का तरीका होता है ये सारी चीजें, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मल्टी जो यहाँ पर टेम्पोरल हाई रिजोल्यूशन जो अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है उसके बारे में अगर आप लोग बात करिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं कि कैसे हम लोग को हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्व करनी है, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी चीजें उसको ऑब्जर्व करनी है और उसके लिए डेटा इकट्ठा करना है ताकि कल को उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है। तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन का ये ऑनलाइन टूल आप लोग बोल सकते हैं और स्टेट की हेल्प से होगा, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा लैंड से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो इसलिए यहां पर स्टेट के डिपार्टमेंट की ऑथोरिटी का बेसिकली इवेल्युएट करना, परमिशन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। अब तक जो ऐप था यहाँ पर जो मेन काम करता था वो था भुवन, जो कि इसरो से रिलेटेड था। यहाँ पर ये अभी यहाँ पर जो एक और सिस्टम यहाँ पर आ रहा है, तो इसके चलते और अच्छे लेवल पर चीजों का एनालाइज किया जाएगा। तो जो यहाँ पर
इन्फॉर्मेशन है, जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो बोलता है लोकल एरिया के बारे में, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर और अच्छे से चीजों को डिस्प्ले किया जाएगा, एडिट किया जाएगा, एनालाइट ये बेसिकली एनालिसिस किया जाएगा और इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल भी कराया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि और ज्यादा तरीके से प्लानिंग वगैरह की जा सकेगी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि इस एरिया में ये दिक्कत है, इसको इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वो वाली काफी सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, माई इंडिया मैप एप्लीकेशन जो है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें कई सारे मैप वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में चीजें तैयार की जा रही है ताकि अपनी कंट्री के लिए भी हम लोग खुद की चीजें तैयार कर सके। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इकोनॉमी के बारे में काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन प्रोग्राम ये क्या है बेसिकली हमारी कंट्री में। देखिए दो तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। एक तो होता है गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ शेयर जो होते हैं वो प्राइवेट को बेच देते हैं, यानी कि ओनरशिप उनकी प्राइवेट के हाथ में चली जाती है, प्राइवेट वाले उसका मालिक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं जब तक कि वो 50% से नीचे रहता है। जैसे ही वो 50% से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो तब यहां पर ये एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि जिसके पास में 50% से ज्यादा शेयर होंगे मालिक वही हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसी के हाथ में चली जाएगी। अगर कोई भी चेंज करना आगे चल के कंपनी के अंदर में, तो डिसइन्वेस्टमेंट अगर 50% से ज्यादा हो जाए तो प्राइवेटाइजेशन बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पर लेकिन अगर हम लोग बात करें मोनेटाइजेशन के बारे में, तो मोनेटाइजेशन होता है अपनी चीजों को किराए पर देना, यानी कि जैसे जहाज है, ठीक है, तो जहाज को हम लोगों ने किराए पर दे दिया, गवर्नमेंट का जहाज था, प्राइवेट को किराए पर दे दिया और उनको बोला कि आप लोगों को हर महीने जो है या हर हफ्ते जो है इतना पैसा देना है। तो अगर उनको लग रहा है कि प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो वो दे देंगे। ट्रेन को हम लोगों ने किराए पर दे दिया, ठीक है। कोई भी इस तरीके से अगर बात करें तो जहाज कोई किराए पर दे दिया, पानी का जहाज कि सामान लाने ले जाने के लिए यूज करो, ठीक है। कैसे कोई ग्राउंड है जैसे प्लेइंग ग्राउंड है, उसको किराए पर दे दिया कि आप लोग मैनेज कर लो। तो इस तरीके से नेशनल मोनेटाइजेशन जो अच्छी चीज है इसमें कि प्राइवेटाइजेशन के हाथ में इसको दिया जाता है, पर लेकिन ओनरशिप जो रहती है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम लेकर आया गया, जिसमें यहां पर मोनेटाइजेशन का प्रपोजल दिया गया 6 लाख करोड़ का, यानी कि 6 लाख करोड़ मोनेटाइजेशन किया जाएगा। बेसिकली यहां पर 2022 से लेके 2025 तक का ये प्रोग्राम चलने वाला है। 4 साल के लिए यहां पर ये टारगेट रखा गया है। जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर ये पॉलिसी लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से इस चीजों को लेकर चलना है, कैसे इस इन्वेस्टमेंट को टैकल करना है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री क्या आएगी। मान लीजिए गेम के बारे में बात करें, जैसे आप लोग देखिए अभी फिलहाल 3 चीजों के बारे में बात की, रेल के बारे में, रोडवेज के बारे में और पावर के बारे में। तो सारे सेक्टर अलग अलग मिनिस्ट्री के है ना, तो सारे सेक्टर जो है अलग अलग मिनिस्ट्री के, तो अलग अलग मिनिस्ट्री को निकल कर आना पड़ेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से जो मिनिस्ट्री है वो मिलकर आगे से निकलकर काम आएगी, सारे अपने अपने एरिया में एक प्लान तैयार करेंगे। एम क्या है कि यहाँ पर जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, अब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, देखिए एक तो मैं आप लोगों को बोलूं कि एक पर्टिकुलर जमीन लेनी है, उस जमीन पर जाकर हम लोग को ऑफिस बनाना है, ठीक है, और वहां पर अपना काम तैयार करना है, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एक तरीके से बिल्कुल प्योर बनाना, नई चीजें वहां पर कुछ था ही नहीं, पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को तैयार करना। ब्राउन फील्ड क्या है कि कोई बिल्डिंग ले ली, ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें काम ऑलरेडी चल चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें जाकर किराए पर अपना ऑफिस बना देना, तो ये हो गया ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो भी पड़े हुए हैं, तो उनको किस तरीके से ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर को उनको किस तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है बिना ओनरशिप दिए हुए, तो ट्रांसफर किया जाएगा एक तरीके से रिवेन्यू राइट, यहां पर उनको ओनरशिप नहीं दी जाएगी। तो इसके चलते यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में भी थोड़ा सा पैसा आएगा, जिसको वो आगे चलकर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रोडक्टिवली यहां पर चीजें बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। ओके, अगर नेशनल मिशन पाइपलाइन के बारे में बात करें तो ये अनाउंस किया गया फ्रेमवर्क मोनेटाइजेशन बेसिकली कई सारे एरिया में, जिसके चलते हमारी कंट्री में एसेट्स जो है वो प्राइवेट के हाथ में जाएगी और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यहां पर गवर्नमेंट के लिए। ये अनाउंस किया गया था बजट 2021-22 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोनेटाइजेशन ये ऑपरेटिंग जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है उसको कैसे लेकर चलना है, और ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की भी बात करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने दे दिया, आज के डेट में दिल्ली मेट्रो ही हम लोगों ने दे दी बेसिकली प्राइवेट के हाथ में, तो ऐसा भी है कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला मेट्रो दी और मेट्रो के जो हैंडल हैं उसके डब्बे टूटे फिर रहे हैं, उसके हैंडल टूटे फिर रहे हैं, ठीक है, शीशे सारे फूटे घूम रहे हैं उसके मेट्रो के, तो इस तरीके से उसको डब्बा बनाकर दे दिया। नहीं, उसको मेंटेन भी रखना है इनके द्वारा, ठीक है, जैसा दिया था वैसे ही चाहिए भाई साहब। ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एसेट्स जो यहां पर अगर बात करें ओनली एसेट्स के बारे में, तो यहां पर मिनिस्ट्री और सेंट्रल जो पीएसयू जो सेंट्रल जो एंटरप्राइज है
उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा करंटली ये आगे आने वाले टाइम में प्राइवेटाइज के हाथ में इनको दिया जा रहा है। तो आगे चलकर अगर कोई जो भी इनके अंदर कर रहा है तो वो भी मैनेज करेगा प्राइवेट वाला ही, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राउन फील्ड जो भी एसेट्स हैं यहाँ पर एक तरीके से उनको यहाँ पर दिया जाता है, खासकर एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा डी रिस्क वाली, ठीक है, ताकि चीजों को टैकल किया जा सके, एनकरेज किया जा सके इन्वेस्टमेंट में। ऐसा नहीं डूबते हुए फील्ड में आकर कोई प्राइवेट वाला हाथ डालेगा, प्रॉफिट वाले एरिया में ही प्राइवेट वाले हाथ डालेंगे हमेशा का। आप लोगों को याद होगा मैंने कई बार पहले बताया कि जो एयरपोर्ट लिंक था यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का, वो यहाँ पर बेसिकली किसके अंडर में था, रिलायंस के अंडर में था, पर लेकिन रिलायंस को नुकसान देखने को मिला तो उसको छोड़कर भाग गया था। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्राइवेट वाले कभी भी आप लोगों को नुकसान झेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो ये जरूर याद रखना। अभी अगर पावर सेक्टर के बारे में बात करें तो 66 यहां पर बात करें रोड, रेलवे और पावर सेक्टर, तो 66% तो यहां पर ये 3 एरिया हैं। बाकी का बचा हुआ टेलीकॉम, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यहां पर वेयर हाउस और स्टेडियम, ये भी यहां पर आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट के हाथ में दिए जाएंगे जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो नेशनल मिशन जो है अभी यहां पर इस पर्टिकुलर जो यहां पर मोनेटाइजेशन के बारे में, तो नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है यहां पर ये, तो ये बेसिकली बात की जा रही है कि आने वाले टाइम पर लगभग ये 100 लाख करोड़ तक का यहां पर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जो कि दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। तो बोला यह जाता है कि काफी लार्ज स्केल पर लोगों को जॉब मिलेगी और काफी कुछ यहां पर क्रिएशन निकलकर सामने आएगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसके बारे में याद रखना, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलनी है। तो यहां पर ये था टोटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, गगनचुंबी इमारत के बारे में बात करी। बाकी हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर जो देखी वो हम लोगों ने यहाँ पर बात की शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो पहली शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने बात की बेसिकली चाइना के बारे में। दूसरी शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानी। एक तो यहाँ पर मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान के बारे में, तो महाराष्ट्र के अंदर अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी C40 सिटीज के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। हम लोगों ने यहाँ पर जाना इंडियन रॉयल जेली के बारे में, क्या क्या फायदे और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी जाना, और इसी के साथ में क्या होती है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, ये सब चीजें भी हम लोगों ने समझी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्थ न्यूज हम लोगों ने ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हम लोगों ने जाना यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। फिफ्थ न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जो देखी ये काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें लगी, उसी के साथ में हम लोगों ने मैप भी देखा कहां पर लोकेटेड है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना नेक्स्ट न्यूज के अंदर में। आगे हम लोगों ने तालिबान के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल में इंफॉर्मेशन समझी, क्या क्या चीजें हैं, और हम लोग यहाँ पर चेयरपर्सन है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर युक्त धारा के बारे में जाना, और इसी के साथ में भुवन ऐप के बारे में जाना, क्यों क्या चीजें हैं, क्यों यूटिलाइज किया जा रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिटेल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया। अब कितना एंजॉय किया है वो यहां से पता चलेगा। रेलवे के द्वारा प्लान किया जा रहा है 102 वंदे भारत ट्रेन के बारे में, तो मार्च तक की बात यहां पर की जा रही है। तो कब तक की बात की जा रही है ये इनको लॉन्च करने की। इंटीग्रेट जो यहां पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर ये बताइए, और ट्रेन जो यहां पर बेसिकली ये वंदे भारत एक्सप्रेस का और नाम कौन सा है, ठीक है। बीएमसी के द्वारा MCAP यहां पर बेसिकली देखने को मिल रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है क्या है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर जो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी कंट्री बेसिकली यहां पर अभी सेलेक्ट की गई है, यानी कि इलेक्ट की गई, सेलेक्ट नहीं, ये अभियान किसके अंदर है ये आप लोगों को बताना है। इंडिया का कौन सा प्रोडक्ट पहली बार थाईलैंड और ताइवान के प्रोडक्ट को सरपास करके बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बन गया है, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है टू द UN, उसके पास में चेयरमैनशिप कब तक रहने वाली है। कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पर युक्त धारा प्रोग्राम, ये आप लोगों को बताना है। जियो स्पेशल भुवन ऐप जो है वो किसके द्वारा बेसिकली डेवलप किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो कई बार ये छोटी छोटी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, तो इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सॉरी सॉरी यार, वो कल का रिवीजन वाला नहीं लगा पाया वो तो मुझे मतलब पीपीटी में सेव ही करना भूल गया। चलिए कोई नहीं, जैसे PDF में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो एक बार खुद से उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो वो वाला लगाना भूल गया मैं, मुझे लग रहा था लगा हुआ है, कई बार करता हूँ मैं। चलिए कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सारे काम नहीं करूंगा, थोड़े खुली कर लिया करो चलो कोई नहीं, देख लेना उसको, PDF में मैं डाल दूंगा उसको, बेसिकली आप लोग रिवीजन कर लेना एक बार। कैसा रहा लेक्चर जरूर बताएगा, और इसके लिए आप लोग मेरा एक नंबर आप लोग कट कर सकते हैं 10 में से, जब आप लोग मार्क्स देंगे मुझे, ठीक है। बाकी का फीडबैक जरूर दिया करो यार, 20 से 25 24 मतलब 20 से 25 30 हज़ार तक लोग देखते हैं, पर फीडबैक ओनली 5000 का भी नहीं आता ढंग से, ठीक है। इवन लाइक और डिसलाइक में भी देखेगा तो टोटल मिलाकर अगर देखो तो वो भी 5000 नहीं हो पाते हैं, तो उनको आप लोग फीडबैक दीजिए। डिसलाइक कीजिए वीडियो अगर पसंद नहीं आ रही है तो, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं। तो बताइए
जरूर उसके बारे में। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं और डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।